आइए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं प्रारंभिक नगरों की कहानी, हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व, द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट सिटीज। शुरू करते हैं कि हड़प्पा अभी से 5000 वर्ष पूर्व की बात है। उस टाइम पे 4 प्रमुख सभ्यताएं थी। पहले खुदाई हुई हड़प्पा की, सबसे पहले हड़प्पा के बारे में पता चला, इसलिए इस सभ्यता का नाम क्या पड़ा, हड़प्पा। पुरातत्व क्या है? पुरातत्व इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है। सर्वश्रेष्ठ मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा उत्तम, अहम, या जो आप समझ लो, जिसे ऐतिहासिक तथ्य को पुरातत्व का समर्थन प्राप्त नहीं है, उसकी नींव बालों पर टिकी होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी बात का खंडन कर रहे हैं कि पिछले जमाने में ऐसा कुछ हुआ होगा और उसका सबूत, उसका प्रूफ पुरातत्व के अनुसार अगर हमें नहीं मिल रहा है, तो समझो उसकी कोई हैसियत नहीं है, उसका कोई प्रूफ नहीं है, वो झूठा भी हो सकता है, या मान लो कि वो झूठ है। बालू पर टिकी हुई है, इसका मतलब क्या है कि बालू के रेत में घर बनाओ, बालू के रेत पे क्या करो, घर बनाओ, और बारिश हो जाएगी या तूफान आ जाएगा तो क्या घर रहेगा? यही चीज कह रहा। अब पुरातत्व क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं कि हम क्या कह रहे हैं कि 5000 वर्ष पहले कोई सभ्यता थी, हमने कह दिया, तो क्या ये सही है? नहीं। लेकिन अब ये पुरातत्व क्या है कि वहां पे खुदाई हो रही है, वहां से कुछ वैसी चीजें निकल रही है जिससे ये साबित होता है, जिससे ये प्रूफ होता है कि सचमुच यहाँ पे कुछ ऐसा था, इसलिए इस बात को हम सही मानेंगे। तो ऐतिहासिक तथ्य को अगर हम तथ्य मानना चाहते हैं, सही मानना चाहते हैं, उसके लिए जरूरी क्या है कि पुरातत्व विभाग या पुरातत्व उसके फेवर में। पुरातात्विक उत्खनन क्या है? आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन, ये क्या है? पुरातात्विक उत्खनन का मतलब क्या होता है, पहले आप इसे समझ लीजिए। पुरातात्विक उत्खनन का मतलब क्या होता है? जैसे कि हम खुदाई करते हैं, कहीं से मिट्टी उठा रहे, कहीं पे गिरा है, बस खुदाई, ये पुरातात्विक नहीं हुआ। लेकिन अगर आप वहां पे खुदाई कर रहे हैं, वहां पे कुछ वैसी चीजें आपको नजर आती है, कुछ खुदाई के दरमियान में, उसके बीच में कुछ वैसी चीजें आपको मिल जाती है जो आपको लगता है ये तो कुछ नया है, फिर जो पुरातात्विक विभाग के लोग हैं, उन लोग वहां पर आएंगे, उसको उत्खनन करेंगे, उसको लैब में ले जाएंगे, चेक करेंगे, और वहां से अगर कोई चीज उसको मिलती है, जैसे हड़प्पा में हुआ, जैसे मोहनजोदाड़ो में हुआ, वहां से कोई चीज अगर मिलती है, उसको हम पुरातात्विक उत्खनन कहेंगे। हम हर एक चीज को पुरातात्विक उत्खनन नहीं कह सकते, बल्कि उसका एक लिमिटेशन है। समझ में आया? 15 जनवरी 1784 ईस्वी को विलियम जॉन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। किस सोसाइटी की स्थापना की है? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया इन्होंने 15 जनवरी 1784 को। 15 जनवरी भारत में 1861 में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। पुरातात्विक जो अध्ययन है, इसका शुरुआत किसने किया? तो इसका जो शुरुआत है पिट रिवर्स ने किया। किसने किया? हड़प्पा जो सभ्यता है, इसकी खोज कैसे हुई? 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम हड़प्पा टीले का उल्लेख चार्ल्स मैसन द्वारा किया। हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी की हम बता रहे हैं आपको कि 1826 में, पहले तो यहाँ पे पता क्या चल रहा कि चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले इसका उल्लेख किया 1826 में, और 1856 में कराची से लाहौर तक जब रेल लाइन बिछाने का काम चल रहा था, तो इस बीच में रेल लाइन बिछाने के लिए कई जगहों पे खुदाई करके उसकी मिट्टी को उठा करके एक बराबर करने के लिए, एक लाइन बिछाने के लिए बराबर करने का काम क्या चल रहा था। उस समय में उस खुदाई में कई सारी चीजें मिली। यहाँ हमको नाम मिल रहा क्या कि जॉन ब्रंटन, विलियम ब्रंटन, इन लोगों को मिला कुछ अवशेष, उसके अलावा जनरल कनिंघम को मिला, उसके अलावा फिलिप महोदय को मिला। सबका डेट अलग अलग दिया हुआ है। तो इन सारे लोगों को कुछ ना कुछ मिला, और इन लोगों ने, इनमें से खास तौर पे कनिंघम ने जो है इस पे कुछ कोशिश किया, कुछ जानने के लिए कुछ कोशिश किया कि कुछ हमें पता चल जाए, लेकिन ये इसमें सक्सेस नहीं हो पाए, ये इसमें कामयाब नहीं हो पाए। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो, या जोदाड़ो, कुछ जगह पे जोदाड़ो भी लिखा था, अंग्रेजी में ज्यादातर जोदाड़ो ही लिखता है। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है, इन दोनों की जो बीच की जो दूरी है 670 किलोमीटर है। यानी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुड़वा राजधानी कहा गया है बाकी सभी जगहों के लिए। जम्मू और श्रीनगर राजधानी है जम्मू कश्मीर का, 2 राजधानी, एक ठंड में रहता है, एक गर्म में रहता है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो
हड़प्पा सभ्यता का जुड़वा राजधानियां थी। हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर और दक्षिण से उत्तर जो है, उत्तर से दक्षिण 1100 किलोमीटर, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल क्षेत्रफल बताया। मिस्र और मेसोपोटामिया जैसे सभ्यताओं से हड़प्पा सभ्यता कितना बड़ा था? 12 गुना बड़ा। कब खोजा गया, किस जगह पर है, कहाँ पे है, किस स्टेट में है, किस नदी के किनारे में है, किस जिला में है और किसने खोजा। आप नदी के बारे में एक बात समझ लो कि दुनिया में जितने भी बड़े शहर है, बड़े टाउन्स हैं, सब नदी वो किसी ना किसी नदी, किनारे स्थित। समंदर के ही किनारे स्थित है, किसी ना किसी नदी या समंदर के किनारे ही स्थित है। इसी प्रकार से ये भी जो आपको टाउन या नगर का जो नाम है, ये भी किसी न किसी नदी के किनारे आपको मिलेगा। हाँ, इसका वजह है कि यानी सिंपल बात, उस समय में अभी के जैसा नदी नहीं हो, सॉरी अभी के जैसा कुआं नहीं था, नल नहीं था, चापाकल नहीं था, दैट मींस क्या हैंडपंप नहीं था, तो लोगों के पास पानी पीने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि वो किसी नहर या नदी के किनारे घर बसाए ताकि उसको पानी मिल जाए, खेतों को पानी पहुंचाने में उसका आसानी हो। इसलिए किसी न किसी नदी के किनारे ही ये सारे शहर। ये जो हड़प्पा सभ्यता है अभी से 5000 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष पुराना है बात? 5000 वर्ष पुराना है। 5000 वर्ष पुराना अगर हड़प्पा सभ्यता है, अभी से 200 साल पहले हमें इसके बारे में नहीं पता था, अभी से 150 साल पहले हमें इसके बारे में नहीं पता था। अचानक आज की डेट में आप कह रहे हो कि 5000 साल पुराना, हम आपकी बात मान लें, कैसे? तो उसका एक विधि है, कार्बन 14 मेथड ही, या कार्बन 14 मेथड जो है, इसका खोज किसने किया? रसायन शास्त्री बीएफ लीवी ने किया। रसायन शास्त्री बीएफ लीवी ने किया, इन्होंने कब किया? 1946 में। व्हाट इज कार्बन 14 मेथड? कार्बन 14 मेथड आपका अति लघु में और लघु में ये क्वेश्चन आपका रहता है, आप समझ लो, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, कार्बन 14 मेथड क्या है कि जब कोई भी प्राणी या कोई भी चीज जब जीवित रहता है तो उसमें दो तरह का कार्बन होता है, एक है कार्बन 12 और एक है कार्बन 14। एक है कार्बन 12 और दूसरा है कार्बन 14। जब कोई चीज मर जाता है, वो खत्म हो जाता है, तो कार्बन 12 जो है क्या रहता है? स्थिर रहता है, एक बराबर रहता है, वो कम बेश नहीं रहता। जितना वो जीवित में था उतना वो अभी भी रहता है। लेकिन जो कार्बन 14 है, जैसे जैसे समय गुजरता है, जैसे जैसे गुजरता है, धीरे धीरे वो कम होता चला जाता है, कम होता चला जाता है। इसके अनुसार ये जो मेथड है, इस मेथड के द्वारा पता चलता है कि ये जो चीज है ये कितना साल पुराना हो सकता है। और आपको पता चला क्या कि मोहनजोदड़ो में और हड़प्पा में कुछ इंसानों के कंकाल मिले, खोपड़ी के कंकाल मिले हैं, तो उससे अंदाजा लगाया गया कि ये कितना साल पुराना है। इससे हमें ये 100% पता चल गया कि लगभग हड़प्पा सभ्यता की जो बात हम कह रहे हैं ये अभी से 5000 वर्ष पुराना। जो नगर है, इन नगरों में कहां से हमको क्या चीजें? मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या अर्थ होता है? मृतकों का टीला। अब मृतकों का टीला इसका नाम क्यों दिया गया? क्या है, जहाँ पे जब वहां पे जब लोग पहुंचे, वहां पे बहुत सारे कंकाल, इंसानों के जो खोपड़ियों के जो कंकाल है वो एक जगह पे पड़ा हुआ मिला, एकत्रित मिला। तो जिन लोगों को मिला वो जब वहां पे पहुंचे तो सिंधी भाषा में उन्होंने कहा कि भाई ये तो मृतकों का टीला है, तो इस तरह से उसका नाम मृतकों का टीला, यानी सिंधी भाषा में उसका नाम पड़ गया मोहनजोदड़ो। उसका क्या नाम पड़ गया? मोहनजोदड़ो। 1398 मोहरें मिली हैं। क्या मिले हैं? 1398 मोहरें। पुजारी का सिर, मोम के सांचे, कांसे की नर्तकी, सभागार सीप का पैमाना, सूती कपड़े के अवशेष, पानी का जहाज, हाथी का कपाल, शिलाजीत गाड़ी के पहिए, मोसोपोटामिया की मोहरें, दाढ़ी वाले मनुष्य की प्रतिमा, हाथी दांत की तराजू, पशुपति की मुद्रा, ये सारी चीजें कहां से मिली हैं? मोहनजोदड़ो से। स्त्रियों की जो है छोटी छोटी मूर्तियां मिली हैं। स्त्री की मूर्ति जिसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखता है, पत्थर के शिशन व योनि, ठोस पहिए वाली गाड़ी, प्रसाधन मंजूसा, RH-37 कब्रिस्तान, लकड़ी का हल, लेख युक्त बर्तन, मुखोटे, शंका बैल, तांबे की मोहरें, जौ गेहूं की भूसी, मटर व तिल की खेती के प्रमाण एवं खरगोश के चित्र वाली मुद्रा। ये सारी चीजें कहां से मिली है? ये हड़प्पा से मिला है। आगे हम चलते चनहुदड़ो पे। यहाँ से मनके बनाने का कारखाना मिला। चनहुदड़ो में क्या मिला है? मनके बनाने का कारखाना, अलंकृत हाथी श्वान, पीतल की बत्तख, लिपस्टिक। क्या मिला? लिपस्टिक भी मिला। क्या बात है।
तराजू एवं बैलगाड़ी आदि मिले हैं। यह मोहनजोदड़ो में 128 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यानी चनहुदड़ो जो है मोहनजोदड़ो से कितनी दूरी पर है? 128 किलोमीटर। कितने अंकित? आप 200 कैसे बोल रहे थे? कौन सी माँ? 100 अपने तरफ से दे दिए। अच्छा, लोथल में फारस की मोहरें मिली हैं। यहाँ से क्या क्या मिला? यहाँ से फारस की मोहरें, धन व बाजरे की खेती के प्रमाण, आटा पीसने वाली चक्की, हाथी दांत का पैमाना, मनकों का कारखाना, कुत्ते की मूर्ति, बकरी की हड्डियां, 3 युगल, सावधान एवं गोदी बंदरगाह के प्रमाण मिले। गोदी का मतलब क्या हुआ? बंदरगाह, याद रखना। गोदी का मतलब बंदरगाह। कालीबंगान से क्या मिला? यहाँ से अग्निकुंड, बेलनार की मोहरें, बेलनाकार की मोहरें, अलंकृत फर्श, तांबे के बैल की मूर्ति। अलंकृत फर्श का मतलब होता है जो सजाया हुआ, डिजाइन के साथ जो फर्श होता है ना, बनावली। यहाँ से चक्राकार अंगूठियां, नाक व कान की बलियां, बालियां, मछली पकड़ने का कांटा एवं मिट्टी के बने खिलौने आदि, ये सारी चीजें यहाँ से मिले। कि नगर योजना कैसा था? जो हड़प्पा जो सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता का नगर योजना कैसा था? वो कैसा था नगर योजना? वहाँ पे घर कैसे बने थे उनके, मतलब कि जो रास्ते थे, रोड, सड़क था, वो कैसा था? है कि हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना का विवेचन कीजिए या विवेचना कीजिए, है ना। ये हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना के बारे में बताइए। ये हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की नगर योजनाएं थी उसके बारे में बताइए। व्यवस्था, कि हड़प्पा सभ्यता में सड़क व्यवस्था कैसा था? मोहनजोदड़ो की एक प्रमुख विशेषता उसकी समतल एवं चौड़ी सड़कें थी। समतल मतलब बराबर और चौड़ी, यानी कि समतल भी था और साथ में चौड़ी भी थी। हड़प्पा सभ्यता की जो मुख्य सड़क है उसकी चौड़ाई 9.15, यानी कि बात क्या थी कि जैसे सड़क बीच में है, दोनों साइड से घर बना हुआ था, यानी सड़क बीच से गया है और दोनों साइड से क्या है? घर बना हुआ था और दोनों साइड से नाली भी था। जैसे हर घर से अगर पानी निकलेगा तो वो नाली से बहते हुए वो चला जाएगा। और दूसरी बात क्या थी कि बीच बीच में थोड़ी थोड़ी दूरी पे बैठने के लिए, आराम करने ला। इसमें फर्स्ट बात अगर हम बोले तो उसकी चौड़ाई बोलो क्या? 9 पहले बोलना है ना, 9.15 है ना। और नेहा, दोनों साइड से क्या बना हुआ था और क्या था? कुर्सियां नहीं कहो, बैठने का जुगाड़ था। बैठने का जुगाड़ का क्या था? नहीं। निकासी का प्रणाली, जल निकास प्रणाली। हड़प्पा सभ्यता में जल निकास प्रणाली कैसा था? चूंकि अगर वो शहर था तो जल निकास प्रणाली का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज के डेट में आपको पता चलता है कि बारिश होती है, पटना डूब गया, बारिश होगी, ये डूब गया, वो डूब गया, बड़े बड़े टाउन डूब गए, बहुत सारा मॉल डूब जाता है, उसके सारे सामान खराब हो जाते हैं। तो आखिर जल निकास प्रणाली हमारा खराब है, इस बिना पे ये डूबता है। अगर हमारा जल निकास प्रणाली ठीक रहेगा तो बारिश जितना हो जाए, वो बहते हुए चला जाएगा। लेकिन जल निकास प्रणाली हमारा ठीक नहीं है। लेकिन जल निकास प्रणाली के बारे में बात हो रही है हड़प्पा की। हड़प्पा की जल निकास प्रणाली कैसी थी कि मान लो कि एक गली में किसी का घर है तो उस गली का जो घर का जो पानी है, वहां से एक छोटा नाला निकलता था, वहां से निकल करके आकर के जो उस गली का जो मुख्य सड़क है वहां पे आके मिल जाता, और वहां पे एक बड़ा नाला होता था, उस नाले से उसका नाला मिल जाता था और इसका सारा पानी उसमें आ गया। और ये वाला जो नाला है रोड के साथ चलते हुए जो मुख्य सड़क होता था, जो कि 9.15 है, हड़प्पा की जो मुख्य सड़क है उसके किनारे में जो नाला है उससे जाके मिल जाता था। और ये नाला रोड के साथ चलते हुए जाके किसी नहर पे या नदी में गिर जाता था। तो इस तरह का उसका जल निकास प्रणाली था कि पानी को कहीं पर रुकने, पानी में डूबने या पानी को बिखरने या पानी फैलने का वहां पे कोई डर नहीं था। यानी जल निकासी का प्रणाली बहुत जबरदस्त था। स्नानागार का मतलब होता है बाथरूम, नहाने की जगह। और इसकी खास बात क्या है कि जिस जगह पे ये स्नानागार मिला है ये चौकोर शेप में है, चौकोर वाला शेप में, 4 कोण जिसका होता है उस शेप में है, और चारों साइड से घर बना हुआ है। चारों साइड से क्या है? घर बना हुआ है और बीच में ये स्नानागार है। माना यह जाता है कि हो सकता है ये कि खास परंपराओं के समय में इसका इस्तेमाल होता था। जैसे कि किसी पूजा पाठ के टाइम पे लोग जाते होंगे उसमें डुबकी लगाने के लिए या नहाने के लिए, कुछ इस तरह के खास परंपराओं के टाइम पे इसका इस्तेमाल होता था। और विशाल स्नानागार आपका बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ये आपका अति में और दीर्घ में दोनों में ये क्वेश्चन 39 फीट लंबा है, 23 फीट चौड़ा है और 8 फीट गहरा है। और चारों साइड
ये चौकोर है, चारों साइड से उसके घर बने हुए हैं और बीच में जो है ये आपका विशाल स्नानागार है। अन्नागार की अगर हम बात करें जो मोहनजोदड़ो में मिला है, मोहनजोदड़ो में एक विशाल अन्नागार भी मिला है, यानी 45.72 मीटर इसकी क्या है लंबाई है और 22.86 मीटर इसकी चौड़ाई है। तो अन्नागार के बारे में आप क्या जाने कि विशाल स्नानागार जैसे मोहनजोदड़ो में मिला है उसी प्रकार से विशाल अन्नागार भी आपको मोहनजोदड़ो में मिला है। इसके अलावा भी हड़प्पा के दुर्ग में 12 धन्य कोठार खोजे गए। संस्कृति के नगरों में ईंटों का प्रयोग किया गया था, पकाई हुई ईंटों का प्रयोग हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता के नगरों में किया गया था। और ईंटों के बारे में दिया कि वो चतुर्भुजाकार में था, 6.35 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये ईंट के बारे में है। तो आपको सिंपल ये कहना है कि हड़प्पा सभ्यता की जो नगर है वहाँ की जो घर बने हुए थे, जो बिल्डिंग मकान बना हुआ था वो लगभग ईंटों से बना हुआ था, पकाई हुई ईंटों से मतलब पकाई हुई, ये नहीं कि सुखाया हुआ मिट्टी होगा, पकाया हुआ ईंट होगा। नगर योजना का वर्तमान जो हड़प्पा सभ्यता का जो नगर योजना है वर्तमान संदर्भ में उसकी उपादेयता है या नहीं। तो आप ये समझ लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता का जो नगर योजना के बारे में जो विवेचन किया गया, जो बातें कही गई है, जो बातें हमें मिल रही है किताब में, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो वर्तमान संदर्भ में उसकी उपादेयता है। क्योंकि आज की डेट में अगर मैं बहुत सारे शहरों को देखूं तो उस जैसा उसका नगर योजना नहीं है। बहुत सारे हमारे मेट्रो टाउन्स जो है वो बारिश के टाइम पे डूब जाता है, बहुत सारा हमारा मेट्रो टाउन जो है बारिश के टाइम पे डूब जाता है। हमारे राज्यों के राजधानियों को छोड़ दो तो इसका मतलब क्या है कि उसका जल निकास प्रणाली सही नहीं है, जो कि हड़प्पा का था। हमको क्या मिलता है कि हर दिन आप किसी भी टाउन में चले जाओ, आप 9 बजे के बाद निकलो, ऑफिस के टाइम पे आपको ऑफिस जहां पे 5 मिनट में पहुंचना चाहिए आप पहुंचते हो आधा घंटा में। इसका मतलब क्या है कि हमारा सड़क व्यवस्था भी सही नहीं है। इसकी अगर हमें जरूरत है 25 मीटर चौड़ा सड़क की तो हम वहां पे 5 मीटर सड़क से काम चला रहे हैं। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में हमको क्या मिल रहा है कि 9.15 मीटर चौड़ी सड़क उसके पास मुख्य सड़क थी। अभी हमारे पास राजधानियों की भी जो सड़क है वो भी इतना चौड़ा नहीं है, बहुत सारी जगह। तो हम कह सकते हैं कि उसकी उपादेयता आज के डेट में भी बहुत सारी। 4 रीजन कौन सा? सड़क व्यवस्था, जल निकासी प्रणाली और अन्नागार की व्यवस्था और ईंटों से बने नगर। इन 4 रीजन के अनुसार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो है वर्तमान संदर्भ में इसकी उपादेयता आज भी है। हड़प्पा का जो शासन है वो कैसे होता था? हड़प्पा की शासन की अगर हम बात करें तो इसके बारे में हमें कोई क्लियर जानकारी नहीं मिल पाती है। कुछ कहा जाता है कि शायद यहाँ पे पुरोहित राजा हुआ करता था। कुछ लोग कहते हैं कि जो बिजनेस करने के लोग आते थे, बिजनेसमैन यानी कि ताजिर या व्यापारी, जो व्यापारी आते हैं व्यापारी के हाथों में इनकी व्यवस्था थी। कुछ लोग कहते हैं कि दुर्गों के हाथों में इनका व्यवस्था था और लोगों से टैक्स के रूप में अनाज लिया जाता था। लोगों से क्या लिया जाता था? टैक्स के रूप में अनाज लिया जाता था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता का जुड़वा राजधानी कहा है। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे इन लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था कि लोग शाकाहारी एवं मांसाहारी, यानी वो खाना जो खाते थे शाकाहारी भी खाते थे और मांसाहारी भी खाते थे। सिले वस्त्र पहनते थे, सिले वस्त्र। वो लोग क्या पहनते थे? सिले वस्त्र पहनते थे। स्त्रियां जो है मतलब महिलाएं जो है वो जुड़ा बांधती थी। ये ऐसे करके, ये 2 ठो सिंग वाला होता है ना, ये नजे। ये नहीं सर, तो कौन सा? वाला। अच्छा, बाहर पीछे में जो वो सांप वाला जो कुंडली मार के जो बैठा होना होता वो। और मर्द जो है लंबे लंबे बाल रखते थे और दाढ़ियां भी रखते होना चाहिए। आभूषणों के शौकीन थे और आभूषणों में उन लोग क्या क्या यूज करते थे? आभूषण में कंठहार, कर्णफूल, हंसुली, भुजबंद, कड़ा, अंगूठी, करधनी, ये सारी चीजों का उन लोग यूज करते थे। बहुमूल्य आभूषण है ये हाथी दांत, हड्डी एवं शंख आदि के बनाते थे। पासा इन लोगों का प्रमुख खेल था। मोहनजोदड़ो की नारियां किन किन चीजों से परिचित थी? काजल, पाउडर, आईना मतलब दर्पण। दर्पण को आईना कहते हैं। तो किस प्रकार किस चीजों से वो लोग चेहरा देखते थे अपना? तो वो शीशे से, कंघे एवं तांबे के दर्पण। वहां पे कुछ ऐसे खिलौने मिले हैं, जो बैल रूपी खिलौना मिला जो कि सर हिलाता है, हाथी मिला जिसका सिर दबाने से ध्वनि उत्पन्न होती है,
एक नर्तकी मिली है, एक मूर्ति मिली है जो कि नाचने वाले एक्शन में है। नर्तकी उसको कहते हैं, उसको मातृ देवी भी लोग कहते हैं। तो इससे ही अंदाजा लगाया जाता है कि उन लोग नाचने गाने के भी क्या थे, शौकीन। मछली फंसाने के लिए कांटे मिले। एक नर्तकी या मातृ देवी की जो मूर्ति मिली है, इससे ये अंदाजा हम लगा सकते हैं कि हो सकता है लोग मातृ देवी की लोग पूजा करते थे, जिसका रूप आज के डेट में परिवर्तित रूप दुर्गा, सरस्वती, काली या चांडी या गौरी हम कह सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता में बहु संख्या में लिंग और योनि मिला है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हो सकता है कि उन लोग लिंग और योनि का पूजा करता था, जैसे आज के डेट में भी शिवलिंग का पूजा होता है। एक कुबड़ वाला बैल मिला है, अंदाजा लगाया जा सकता हो सकता है उन लोग कुबड़ वाले बैल का भी पूजा करते थे, जैसे कि आज के डेट में भी करते हैं। बड़ी संख्या में ताबीज मिले हैं, जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि तंत्र मंत्र पर भी उन लोगों को विश्वास था। स्वास्तिक मिला है, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हो सकता है उन लोग सूर्य का पूजा। अब अगर हम धार्मिक जीवन इतनी सारी बातों को जानने के बाद अगर हम एक्चुअल में कहें कि वो किस धर्म को मानते थे, तो वो कुछ कंफर्म हम नहीं कह सकते। हर चीज में हो सकता है, हर चीज में हो सकता है। और आपको याद रखने के लिए आसान सा तरीका ये है कि आप हर बात कह दो बाद में हो सकता था। जिन चीजों की भी आज हम पूजा कर रहे हैं, इसका परिवर्तित रूप है ना। लिंग और योनि की पूजा करते थे, आज भी कर रहे हैं। हो सकता है लिंग और योनि का वहां पे हमें कुछ मोहरें मिली है, हो सकता है कि वो लिंग और योनि की पूजा करते थे। नर्तकी मातृ देवी की वहां मूर्ति मिली है, हो सकता है कि वो मातृ देवी की पूजा करते थे, जिसका परिवर्तित रूप आज के डेट में काली, दुर्गा, चंडी, गौरी है। पूर्ण समाधिकरण का मतलब यह है कि संपूर्ण शव को क्या किया जाता था, भूमि के नीचे गाड़ दिया जाता था। आंशिक समाधिकरण का मतलब यह है कि मान लो कोई मर गया तो उसको पहले किसी खाली स्थान पे जो थोड़ी दूर पे हो वहां पे ले जा करके छोड़ दिया। अब जो कौवा, चील, जो खाने वाला परिंदा या कुत्ता, बिल्ली, जो खाना का मन करेगा सबको भेज दो, लोग जा करके खाएगा। और जब उन लोग खा लेगा, जब उसका हड्डी उड्डी बच जाएगा तो उसको उठा करके ला करके उसको लोग गाड़ देंगे। यह आंशिक समाधिकरण मतलब फिर से समझो कि उस शव को जला दिया जाता था और उसकी भस्म को गाड़ दिया जाता था, जो कि आज के डेट में भी प्रचलित है कि शव को जला दिया जाता है और उसकी भस्म को क्या किया जाता है, या तो गंगा में बहा दिया जाता है या कहीं उसको थोड़ा सा समाधिकरण कर दी जाती है, मतलब उसको गाड़ के उसके ऊपर समाधि बना दी। आर्थिक जीवन कहने का मतलब ये है कि उसको जीवन यापन करने के लिए जिन चीजों की जरूरत थी वो कहाँ से उसको उपलब्ध करते थे, कहाँ से उसको हासिल करते थे। कृषि, आज के डेट में भी बिहार का 65% लोग कृषि पे निर्भर है। कितने प्रतिशत लोग? 65% लोग। तो हड़प्पा सभ्यता अभी से 5000 वर्ष पुराना है, तो वो तो कृषि पे निर्भर होगा ही। और उसके बारे में हमको पता चल रहा कि वो लोग क्या थे, किस पे निर्भर थे, कृषि पे निर्भर थे। और उसका कृषि जो मुख्य कृषि था वो था धान, वो था गेहूं, बाजरा और क्या, मटर, तिल, केला, नारियल, खजूर, अनार, नींबू, ये सारे उनके कृषि का साधन था। अगला है पशुपालन। पशुपालन उनका एक खास आर्थिक हिस्सा था। पशुपालन में वो गाय, बैल, भेड़, कुत्ता, हाथी, सुअर, गधा एवं ऊंट, इन सारी चीजों का जो है वो पालन करते थे। शिल्प तथा उद्योग धंधे में हम एक चीज देखते हैं कि वहाँ की जो महिलाएं हैं स्पेशली वो कपड़े बिनने का काम करती थी। कुंभकार लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे। मोहनजोदड़ो में कुम्हारों का पूरा एक मोहल्ला मिला। हाँ, मोहल्ला। अब कैसे मोहल्ला पता चला? अब अगर कुम्हार होगा तो बर्तन, उनके मोहल्ले में बर्तन उर्तन होने चाहिए, तो एक ऐसा मोहल्ला मिला जहाँ पे बहुत सारे बर्तन एक तरफ से पड़े हुए मिले। तो इससे ये अंदाजा लगाया गया कि हो सकता है कि ये कुम्हार का मोहल्ला। अफगानिस्तान फारस दक्षिण भारत से लेते थे, जबकि चांदी ईरान अफगानिस्तान से लेते थे, तांबा बलूचिस्तान अरब से लेते थे, और लाजवर्द नील रत्न बदखशा से लेते थे, सीसा ईरान से अफगानिस्तान से लेते थे, सेलखड़ी बलूचिस्तान राजस्थान से लेते थे, सुलेमानी पत्थर सौराष्ट्र से लेते थे, और नीलमणि महाराष्ट्र से लेते थे, और शंख कौड़िया सौराष्ट्र यानी कि दक्षिण भारत से लेते थे। तो ये सारे लोग जो है व्यापार भी करते थे, व्यापार तथा वाणिज्य भी इन लोगों का काम था, इनका आर्थिक गतिविधि का एक हिस्सा था। हड़प्पा जो सभ्यता के जो नगर हैं, इनके पतन के 3 कारण हमें मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का जो नगर है, इनके पतन के कितने कारण मिलते हैं? 3 कारण। सबसे पहला कारण है मार्शल मैके और एसआर। मार्शल मैके और एसआर ये तीनों मिलकर के इस कारण को मानते हैं
कि उन्होंने जो सबसे पहला कारण दिया वो ये कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के नगर का पतन का जो कारण है बाढ़ है। चूंकि वहां हर साल बाढ़ आता था, वहां की खुदाई से पता चला है कि कई मर्तबा वहां की जो शहर है, वहां का जो घर है दोबारा बसाया गया था। दोबारा कब बसाया जाएगा? जब आपका घर टूट जाए तो फिर आप घर बनाओ। तो मैं कई जगहों पे कई घरों के अंदर में बालू घुसा हुआ मिला। इससे क्या पता चलता है कि बाढ़ ही कारण रहा है कि जिसके वजह कर हड़प्पा जो सभ्यता है ये खत्म हुआ। अगला जो कारण है, दूसरा कारण, तीन ही लोग हैं, मर्टिमर व्हीलर, गॉर्डन चाइल्ड एवं पिगट। ये तीन लोग हैं और ये तीन लोग कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो नगर है, जो पतन है, हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है, इसका कारण बाहरी आक्रमण था। चूंकि उस टाइम पे आर्यों का आक्रमण 1500 ईस्वी पूर्व में वहां पे हुआ था और इस आक्रमण के वजह कर जो है हड़प्पा सभ्यता का क्या हुआ? पतन है। अगला है तीसरा कारण, हड़प्पा सभ्यता के पतन का तीसरा कारण, और ये तीसरा कारण देते हैं आर.एन. स्टाइन, ए.एन. घोष। ये दो लोग कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन का जो कारण है वो संस्कृति का विनाश है। स्टाइन, ए.एन. घोष, ये दोनों लोग जलवायु में जो परिवर्तन हुआ इसी के वजह से हड़प्पा संस्कृति का पतन हुआ, ये कहते हैं ये दोनों। का नाम KUR, कैनेडी मलेरिया है और ये कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है ये प्राकृतिक आपदा है। कुछ प्राकृतिक आपदाएं ऐसी आई जिसके वजह कर अचानक जो है या एक मर्तबा में कहो कि हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गया। सेम उसी प्रकार से ये उदाहरण देते हैं कि जैसा अभी से सालों पहले डायनासोर रहता था इस पृथ्वी पे, जो इतना ज्यादा बड़ा था कि उसके रहते हुए इंसान तो नहीं रह सकता था, लेकिन क्लाइमेट कुछ ऐसा चेंज हुआ और उसके अलावा कुछ प्राकृतिक कुछ आपदाएं ऐसी आई कि वो जो डायनासोर है वो एक मर्तबा में खत्म। लिपि का मतलब होता है स्क्रिप्ट, वो लिखना। लिपि का मतलब होता है स्क्रिप्ट, कि हम किस भाषा में लिखते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में ये बात पता चली है कि उनके पास लिखने का कोई साधन नहीं था, लिखने का कोई स्क्रिप्ट नहीं था। उन्होंने एक स्क्रिप्ट, एक लिपि का आविष्कार किया था और उसको कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने चित्रात्मक लिपि का आविष्कार किया था। कौन सा लिपि का आविष्कार किया था? चित्रात्मक लिपि क्या होता है कि जैसे अगर हमें अपनी हाथ बताना कि हाँ है, तो हमने उसको हाथ से इशारा ऐसे किया, ओके, है ना। अगर मैं कह रहा हूं ना, तो ऐसे, जैसे आज की डेट में व्हाट्सएप, फेसबुक यूज करो तो उसमें अगर हाँ है, हाँ आप कहना चाह रहे तो आपने हाँ दिखा दिया, ना कहना चाह रहे तो आप ये दिखा दिया। चित्रात्मक लिपि का मतलब आप अपनी भावना को चित्र में बना के दिखाइए। यस, नो, प्यार, एंग्री, मतलब जो भी आप चित्र में बना करके दिखाइए। हड़प्पा संस्कृति की खोज 1921 में हुई। कब हुई हड़प्पा संस्कृति की खोज? 1921 में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल थे। पिगट महोदय ने इन्हें साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा है। यह एक नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता समझ लो, ये नगर सभ्यता, ये शहर, नगर मतलब शहर, देहात नहीं था। हड़प्पा सभ्यता क्या था? नगरीय सभ्यता था। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,660 वर्ग किलोमीटर था। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी 670 किलोमीटर थी। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की बीच की दूरी कितनी थी? 670 किलोमीटर। मोहनजोदड़ो में प्राप्त विशाल स्नानागार की लंबाई 11.88 मीटर, चौड़ाई 7.1 मीटर एवं गहराई 2.43 मीटर थी। हड़प्पा सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, क्रीट, ईरान एवं चीन आदि सभ्यताओं के समकालीन थी। यानी हड़प्पा सभ्यता जब हमारे यहाँ पे था उस समय में मिस्र, मेसोपोटामिया, क्रीट और ईरान की भी सभ्यता थी, जो दुनिया की 4 प्रमुख महान सभ्यता है। पुरातत्व संस्कृत भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है पुरानी वस्तुओं का तत्व जानना, उनकी रक्षा करना। पुरातत्व का क्या अर्थ होता है? पुरानी वस्तुओं को जानना और इनकी क्या करना? रक्षा करना। 1875 में सर्वप्रथम हड़प्पाई मोहर पर कनिंघम की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। हड़प्पा के धोलावीरा के एक सबसे बड़े अभिलेख सूचना पटल के रूप में मिला है, जिसमें कुल 9 चिन्ह है। हड़प्पा अभी से लगभग कितने साल पुरानी बात है? 5000 साल पहले की बात है। हड़प्पा के टाइम पे और कौन सी सभ्यताएं दुनिया में थी? क्रीट, ईरान, मिस्र, मेसोपोटामिया। हड़प्पा के कुछ नगरों का नाम बताओ। हड़प्पा का खोज कब किया, किसने किया? मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया, कब किया? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? किस भाषा का शब्द है?
मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? विशाल स्नानागार कहाँ से मिला? अन्नागार कहाँ से मिला? बैल कहाँ से मिला? बैलगाड़ी। कितने प्रकार का दाह संस्कार होता था? यहाँ पे एक बात समझ लीजिए, 3 प्रकार का जो दाह संस्कार है, अगर आपको नाम नहीं याद है कि वो नाम क्या है तो उसका काम याद हो, आप काम लिख दीजिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपका एक दाह संस्कार है जिसमें ये कहा गया है कि मरने के बाद उसको किसी खाली जगह पे ले जाकर के रख दिया जाता था स्थान पे, फिर उसको जब चील कौवे कुत्ते बिल्लियां खा जाता था तो उसकी जो हड्डियां उसको उठा के ले जाकर के गाड़ दिया जाता था। तो ये आंशिक दाह संस्कार है। लेकिन अगर आपको नाम नहीं याद है, नंबर 2 और लिखो, रुकना नहीं है। तो चलिए ठीक है, अब अगले वीडियो में हम मिलते हैं और उसमें आपको क्वेश्चन आंसर किस तरह से आसान तरीके से आप बनाएंगे जिसमें आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप अगले वीडियो को देखें। धन्यवाद।